जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है सभी का। ऊपर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राकेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, राकेश विश्नोई, अखिलेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रामपाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, स्वागत है सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्लास को लोगों तक पहुँचाइए। बात कर रहे हैं हम मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। एनडी एग्जाम आपका 10 अप्रैल को है। उससे पहले हमने मीन सेल्फ एनालिसिस के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। आज हम मॉक टेस्ट का जो 12th नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए रीड कीजिए एक बार और अपने से इसको प्रयास कीजिए करने का। देखिए, इफ द मेटल बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस बाय वुडन बॉब देन द टाइम पीरियड विल बी। यदि एक साधारण लोलक के धातु के गोलक को लकड़ी के गोलक से बदल दिया जाए तो उसका आवर्त काल कितना होगा, मीन्स टाइम पीरियड कितना होगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल पेंडुलम हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मीन्स हमारा ऑसिलेटरी मोशन करता है, दोलन गति करता है। अगर कोई वस्तु साम्यावस्था के इर्द गिर्द गति करता है, मीन्स टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। यहां पर टर्म आई है हमारे पास में टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं स्टूडेंट, मीन्स कंप्लीट वन साइकिल कंप्लीट करने में जो हमारा टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं आवर्तकाल। तो अगर मैं बात करता हूं सिंपल पेंडुलम के आवर्तकाल के बारे में, तो सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो कैसे गिवन रहता है, उसका एक्सप्रेशन हमारा डेरिवेशन हमने किया हुआ है, दैट इज 2 पाई अंडर L बाई G। यहां से ये हमारा गिवन रहता है, जहां पर L क्या हमारा इफेक्टिव लेंथ। मुकेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मुकेश मीणा, स्वागत है आपका मुकेश। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंपॉर्टेंट है, इनको हम 1 बाय 1 देख रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूं, और एक्सपेक्टेड लेवल का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। देखिए बात करते हैं T इक्वल टू 2 पाई अंडर L अपॉन G हमारा इस तरीके से होता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जहां पर L क्या हमारा इफेक्टिव लेंथ है, G क्या हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या मैं इसको वुडन की जगह, मतलब मेटल की जगह वुडन ब्लॉक लगा दूं तो क्या इसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा। किशोर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है किशोर आपका। वुडन ब्लॉक मेटल की जगह अगर मैं वुडन बॉब लेता हूं तो मीन्स उसके मास में चेंज होगा, लेकिन यहां पर हमारा जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड पे हमारा किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा ड्यू टू चेंज इन मास। अगर मैं मेटल से वुडन का ब्लॉक लेकर आ जाता हूं, बॉब लेकर आ जाता हूं, तो मास में चेंज होगा, लेकिन मास हमारा टाइम पीरियड हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम पीरियड में किसी प्रकार का चेंज नहीं होने वाला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, रिमेन सेम, हमेशा टाइम पीरियड हमारा सेम रहेगा। स्टूडेंट यहां से मैं कुछ आपको एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस बता देता हूं कि किस किस तरीके से आपसे और भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हमारा यहां से टाइम पीरियड के बारे में पूछा जाए तो टाइम पीरियड हमारा लेंथ के अंडर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब यह है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं इनफाइनाइट लेंथ का अगर कोई तो मतलब सिंपल पेंडुलम ले लेता हूं तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन हमारा टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं होगा। कितना होगा, 84.2 मिनट होने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं G में चेंज करता हूं, G के मान में इंक्रीमेंट करता हूं तो टाइम पीरियड के मान में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। इसी तरीके से अगर G के मान में मैं वृद्धि करता हूं तो टाइम की पीरियड के मान में कमी हो रही है, G के मान में वृद्धि होती है तो टाइम पीरियड में कमी, और G के मान में वृद्धि तो टाइम पीरियड के मान में कमी होगी। अगर हम बात करते हैं कि जब भी मैं पोल से इक्वेटर की तरफ लेके आता हूं तो G के मान में कमी होती है, तो टाइम पीरियड के मान में क्या होगी, वहां पर वृद्धि होगी, आवर्तकाल उसका बढ़ेगा। इसी तरीके से ऊंचाई के साथ में हमारा G परिवर्तित होता है, घटता है। इसी प्रकार से गहराई में अगर हम जाते हैं, किसी गहरी खदान में अगर मैं उसको लोलक को लेकर जाता हूं सिंपल पेंडुलम को, तो वहां पर भी G के मान में कमी होती है।
जी के मान में कमी होने की वजह से टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, आवर्तकाल यहां से बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम आपका क्वेश्चन में बाय नेम दिया हुआ है, सिलेबस के अंदर बाय नेम दिया हुआ है, वहां पर डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है सिंपल पेंडुलम। तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, इसलिए हमें इन तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉपलर इफेक्ट, ये भी आपका बाय नेम दिया हुआ है, साउंड वेव दिया हुआ है। ए व्हिसल गिविंग out 450 hertz approaches a stationary observer at a speed of 33 meter per second. The frequency heard by the observer in hertz is, एक सीटी 450 हर्ट्ज निकालती है, मतलब जो हमारा सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी गिवन है हमें, 450 हर्ट्ज। एक स्थिर प्रेक्षक पर के पास 33 मीटर प्रति सेकंड की गति से पहुंचती है। तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति बतानी है, मीन्स हमें आभासी आवृत्ति बताना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि मीन्स कोई हमारा सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 450 हर्ट्ज। तो जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले मैं उसको मेंशन कर देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितनी गिवन है आपको, 450 हर्ट्ज क्वेश्चन में आपको गिवन है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मीन्स एक स्थिर प्रेक्षक की तरफ, मीन्स हमारा जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का हमारा वेलोसिटी कितना रहने वाला है, मीन्स जो हमारा प्रेक्षक रहेगा उसका वेग कितना रहेगा, वेग उसका 0 रहने वाला है। तो मैं यहां से ऑब्जर्वर को इस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को प्रेक्षक के वेग को 0 प्रदर्शित करता हूं, वी नोट से हमने इसको डिनोट किया है। 33 मीटर प्रति सेकंड की गति से पहुंचती है, मतलब जो हमारा सोर्स है उसका मोशन, उसका वेलोसिटी कितना गिवन है, उसका वेलोसिटी आपको गिवन है 33 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में आपको ध्वनि की गति गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव आपको गिवन है, तो मैं यहां से लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितना गिवन है, 330 मीटर पर सेकेंड। और आपसे आभासी आवृत्ति, एपरेंट जो आपका फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव की, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, प्रेक्षक द्वारा जो सुनी गई आवृत्ति है वो पूछी गई है। तो स्टूडेंट यहां से हमें एक रिलेशन पता है कि मींस एपरेंट फ्रीक्वेंसी और जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव की, क्या रिलेशन रहता है वहां से, एपरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज एन डैश इक्वल टू कितना होता है हमारा, एन वी माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को 1 by 1, अगर हम यहां से वैल्यूज को पुट करते हैं तो n का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 450। यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड का वैल्यू कितना गिवन है, 330। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना गिवन है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 गिवन है। अगेन वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना गिवन है, 33 हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 33 हमें क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में ये कितना बनाने वाला है, दैट इज 450 इंटू 330 अपॉन, अगर मैं यहां से माइनस करता हूं तो कितना बनाएगा ये, 297 यहां से बनाने वाला है। कितना बनाएगा ये, 297। सॉल्व करते हैं, अगर मैं यहां से इसको कैंसिल आउट करता हूं, किस किस तरीके से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहां से हमारा, मैं इस तरफ प्लेस करवा रहा हूं इनको, तो एन डैश का वैल्यू कितना आएगा, अगर हमने इसको कैंसिल आउट किया है, अगर मैं इसको 9 से कैंसिल आउट करता हूं तो ये 5 टाइम 50 टाइम, और ये हमारा 33 टाइम। तो यहां से हमारा कितना बनाएगा, ये 33 यहां से कैंसिल आउट होकर 10 टाइम्स, तो फाइनली आंसर हमारा बना रहा है 5500। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस पे हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, थोड़ा सा इजी सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये आपका सर्किट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी में बार बार सर्किट के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आपको जुम्बल्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो अच्छे से हम शानदार तरीके से मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हूबहू प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। द टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय द बैटरी वायर इज, बैटरी के तार द्वारा परिपथ को आपूर्ति की जाने वाली कुल धारा कितनी है। तो इस सर्किट आपको गिवन है इस तरीके से, तो इसमें आपको आई का मान निकालना है।
करंट का वैल्यू निकालना है कि करंट का वैल्यू कितना होगा। ये आपको थोड़ा सा विजुअल नहीं होगा, इसको मैं एक बार थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं किस तरीके से ये बनने वाला है। तो यहां पर एक ये सर्कल है, एक सर्किट बना हुआ है जिसमें यहां पर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा हुआ है, इसका वैल्यू 6 ओम है। एक रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से लगा हुआ है जिसका वैल्यू 2 ओम है। एक रेजिस्टेंस हमारा यहां पर लगा हुआ है जिसका वैल्यू 1.5 ओम है। और एक इस तरीके से ये ब्रांच आ रही है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू 3 ओम है। और यहां पर ये जो बैटरी है, ये बैटरी का वैल्यू कितना गिवन है हमें, बैटरी का वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट। तो अब इस सर्किट में हमें जो करंट फ्लो हो रही है, इस करंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट बात करते हैं सीरीज और पैरेलल के बारे में। यहां पर देखते हैं कि ये 2 ओम और 6 ओम ये दोनों यहां से तो वन एंड से कनेक्टेड है, दूसरे एंड पर इन दोनों के बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 2 ओम और 6 ओम कैसा है हमारा, सीरीज में है या पैरेलल में है, पैरेलल में है, समांतर क्रम है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट जॉब क्या रहेगी, इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो 1.5 से क्या बना लेगा, सीरीज में बना लेगा। और ये पूरा का पूरा सिस्टम पूरा का पूरा क्या रह जाएगा, फिर उसमें पैरेलल में हो जाएगा। तो हम फाइंड करते हैं कि ये सर्किट हमारा किस तरीके से चेंज हो जाने वाला है। तो इस सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से ये परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ये दोनों रजिस्टर किसमें हमारे पैरेलल में है, किसके सीरीज में है, 1.5 ओम के इसमें सीरीज में। मैं डिफरेंट मार्कर से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये 1.5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में ये दोनों है, दैट इज 2 ओम और 6 ओम। ये दोनों हमारे पैरेलल में आ गए, ये सीरीज में आ गए, और फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बना लेगा, इन सब के पैरेलल में आ जाएगा। दैट इज अगर मैं इसको पैरेलल बनाऊंगा तो कैसा बनने वाला है, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। और वैल्यू कितना है उसका, 3 ओम है। और ये पूरा का पूरा हमारा किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से। कितने वोल्ट की बैटरी है हमारे पास में, 6 वोल्ट की ये बैटरी है। स्टूडेंट ये दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका रिजल्टेंट मैं आर डैश मान लेता हूं। कितना रिजल्टेंट रहेगा इनका, आर डैश मान लेता हूं। तो आर डैश का वैल्यू कितना आने वाला है, 2 × 6 अपॉन 6 + 2 दैट इज 8। तो सॉल्व करते तो ये 4 टाइम, ये इसको सॉल्व करते तो ये 3 2 दैट इज आर डैश का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 3/2 ओम। ये आपका 3/2 दैट इज 1.5 इसके साथ में सीरीज में है, तो ये पूरा का पूरा क्या बना लेगा, आर डबल डैश। तो आर डबल डैश का वैल्यू कितना आने वाला है, 1.5 + 1.5 दैट इज 3 ओम। ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ में कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो नया सर्किट हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनने वाला है नया सर्किट। नया सर्किट क्या बनेगा, ये 3 ओम और ये इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज अगेन 3 ओम, ये पैरेलल में आके बैटरी के साथ में इस तरीके से कनेक्ट होने वाले हैं। बात करते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आने वाला है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 × 3 अपॉन 3 + 3 दैट इज 6 दैट इज 2। तो यहां से ये मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेगा, 1.5, या फिर इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आने वाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है इस पूरे के पूरे सर्किट का 3/2। करंट हमें पूछी है, तो करंट यहां से फ्लो होगी ओम के नियम से। V = कितना होता है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करवाता हूं। V = RI होता है, जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू 6 वोल्ट हमें गिवन है। पोटेंशियल का वैल्यू कितना गिवन है, 6 वोल्ट गिवन है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी हमारे पास में कितना आया है, 3/2 आया है। तो मैं पुट करता हूं यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू 3/2 × I। सॉल्व करते इसको तो कितना बनाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट होके, 3 से 3 कैंसिल आउट होके 6 कैंसिल आउट होके कितना बनाएगा, 2 टाइम्स I = 4 एम्पियर। करंट का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 4 एम्पियर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या रहेगा, राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार इसको रीड कीजिए आप, क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला गया है अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 17 sin 20t प्लस 0.5। द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज, एक साधारण आवर्त गति को ft बराबर 17 sin 20t प्लस 0.5 द्वारा निरूपित किया जाता है। तो SHM का आयाम ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस अगर मैं बात करता हूं SHM के एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में, एक मानक समीकरण के बारे में, तो SHM का जो मानक समीकरण है वो क्या रहता है हमारा, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5, जहां पर a हमारा किसको प्रदर्शित करता है, a हमारा आयाम को प्रदर्शित करता है, एम्पलीट्यूड को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, एम्पलीट्यूड को। और ओमेगा हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, कोणीय आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, ये कोणीय आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर, ठीक है। टी हमारा समय है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब भी हमें फाइंड करना होता है, और फाई क्या हमारा यहां से फेज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कला को। क्या होता है कला, मीन्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारा इसका स्थिति और इसका जो भी इसकी स्थिति रहेगी और कितना विस्थापन रहने वाला है किसी पर्टिकुलर मतलब टाइम ऑफ इंस्टेंट पे, तो उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फेज से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस समीकरण को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो यहां पर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयाम किसको प्रदर्शित कर रहा है, 17 को, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, आयाम ही पूछा है। तो यहां से ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये हमारा वापस साउंड वेव से है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन अच्छा है। एन ऑर्गन पाइप closed at one end has fundamental frequency of 1500 Hz. The maximum number of overtone generated by this pipe which a normal person can hear. एक छोर पर बंद एक ऑर्गन पाइप की मौलिक आवृत्ति 1500 हर्ट्ज है। इस पाइप पर उत्पन्न ओवरटोन की अधिकतम संख्या जिसे एक सामान्य व्यक्ति द्वारा सुना जा सकता है। तो जब भी हम स्टूडेंट बात करते हैं कि मीन्स कोई हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसकी कुछ मूल आवृत्ति होगी। यह मूल आवृत्ति हमारी किस तरीके से गिवन रहती है, तो यह मूल आवृत्ति हमारी किस तरीके से गिवन रहेगी स्टूडेंट, तो बात करते हैं मूल आवृत्ति के बारे में। तो f बराबर कितनी गिवन रहेगी, v/4l, जहां पर v क्या है, v क्या हमारा वेलोसिटी ऑफ वेव, l क्या हमारा लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। बात करते हैं कि जब भी मैं क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में बात करता हूं तो इसकी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज रहेगी, इसकी जो आगे आने वाली फ्रीक्वेंसीज रहेगी वो कैसी रहने वाली है, वो रहने वाली हमारी इनका विषम गुणज रहने वाली, जो मूल आवृत्ति उसका विषम गुणज रहने वाली है। तो मीन्स फंडामेंटल तो हमारी f नोट हो गई है। इसके आगे मैं बात करूंगा तो कितना बनाएगा ये 3 f नोट, 4 f नोट, सॉरी 5 f नोट, 7 f नोट, 9 f नोट, मतलब जो मूल आवृत्ति उसका विषम गुणज रहती है। अगर इस तरीके से मैं मान लेता हूं कि मींस इसकी मूल आवृत्ति हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 15 हर्ट्ज गिवन है, तो यहां से मैं लिख देता हूं, यहां से f नोट का वैल्यू कितना गिवन है, 1500 हर्ट्ज आपको गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है कि अधिकतम ओवरटोन की संख्या जिसे एक सामान्य व्यक्ति द्वारा सुना जा सके। तो जब भी मैं बात करता हूं कि सामान्य व्यक्ति की जो श्रवण क्षमता है वो कहां पर है, 2000 हर्ट्ज के 20000 हर्ट्ज पर होती है, दैट इज 20 किलो हर्ट्ज। तो हमारी जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी nth फ्रीक्वेंसी है जिसे व्यक्ति द्वारा सुना जाता है वो कितनी रहेगी। अगर मैं इसको इस तरीके से पुट करना चाहूंगा तो कितना बनाएगा ये 2n + 1 f नोट, दैट इज इक्वल टू 20,000 किलो हर्ट्ज। इतना हमारा ये रहने वाला है 20,000 हर्ट्ज। मैं पुट करता हूं वैल्यूज को कि मीन्स nth फ्रीक्वेंसी जो कि व्यक्ति द्वारा सुनी जाती है वो कितनी बनेगी, 2n + 1 f नोट। पुट करते हैं हम वैल्यूज को,
अगर मैं यहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करूंगा तो कितना बनाएगा ये 2n + 1 इंटू 1500 20,000। सॉल्व करते इसको तो यहां से कितना बनाने वाला है 2n + 1 बराबर 20,000 अपॉन 1500। सॉल्व करते इसको तो 13 पॉइंट समथिंग ये 36 समथिंग ऐसे कुछ बनाता है। तो यहां से अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूंगा तो कितना बना लेगा ये 2n + 1 दैट इज इक्वल टू 30। तो यहां से n का मान कितना आएगा, अगर मैं यहां से n का मान निकालना चाहूंगा तो कितना आएगा 2n बराबर 13 - 1 दैट इज इक्वल टू 12। और यहां से फाइनली n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मतलब 6 हमारे इसमें ओवरटोन होने चाहिए, 6 ओवरटोन होने चाहिए। मैक्सिमम ओवरटोन कितना आएगा 6 आएगा। मनोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है मनोज, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या है गिवन है, ये अगेन आपका वेव का क्वेश्चन है। वेव थ्योरी से हमारे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं एग्जाम में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल executing SHM simple harmonic motion at a position of maximum displacement is। तो मीन्स हमें एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में SHM में क्रियान्वित करने वाला त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट बात करते हैं त्वरण किसे कहते हैं। जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो इस वेग में परिवर्तन को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को हम त्वरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं SHM के अंदर तो हमारा त्वरण किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, त्वरण हमारा प्रदर्शित किया जाता है A बराबर -ω² y, जहां पर y क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा क्या है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर कोणीय वेग को प्रदर्शित करता है, एंगुलर वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन में पूछा है कि अधिकतम विस्थापन पर, तो अधिकतम विस्थापन कितना हो रहा हमारा एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, दैट इज +- a के बराबर होता है। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं तो एक्सेलरेशन त्वरण हमारा कितना आने वाला है, त्वरण हमारा कितना आने वाला है -ω² e +- a पुट करूंगा तो ω² e, दैट इज एक्सेलरेशन हमारा क्या रहेगा मैक्सिमम रहने वाला है, अधिकतम रहने वाला है। कितना रहेगा अधिकतम रहने वाला है। तो यहां से इसका राइट ऑप्शन क्या बनाएगा, राइट ऑप्शन बनाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बेस्ट राइट ऑप्शन बनने वाला है। स्टूडेंट क्वेश्चन सारे के सारे जुम्बल्ड है, तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जुम्बल्ड क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी के बारे में पूछा है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, सरल आवर्त गति में गतिमान पिंड का वेग कितना होगा। अगर मैं वेग के बारे में बताता हूं तो डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन याद रखना है कि कितना होने वाला है ω² - y² से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्ट आपका ये है कि वेलोसिटी को हम ω² - y² से रिप्रेजेंट करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर इज n। मूल आवृत्ति कितनी गिवन है हमें, इसमें n गिवन है। बात करते हैं इफ द टेंशन इज मेड 3 टाइम्स एंड लेंथ एंड डायमीटर आर ऑल्सो इंक्रीज बाई 3 टाइम्स देन द फ्रीक्वेंसी विल बी। तो फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सोनोमीटर ताल की मौलिक आवृत्ति n है, यदि तनाव को 3 गुना कर दिया जाए, लंबाई और व्यास को भी 3 गुना कर दिया जाए तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति पर हमारा क्या प्रभाव पड़ने वाला। मींस तनाव को, लंबाई को और किसको बढ़ाया है, व्यास को 3 गुना किया है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो हमारा सोनोमीटर की जो आवृत्ति रहती है वो किस प्रकार से गिवन रहती है, n बराबर 1/2L √T/πr² रो, जहां पर रो क्या हमारा डेंसिटी है, घनत्व है, r क्या हमारा त्रिज्या है, T क्या हमारा टेंशन है, L क्या है
लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर वायर की लंबाई है। तो यहां से अगर हम सेम टाइप का मटेरियल है तो क्या क्या चीजें हमारी चेंज हो रही है, मींस फ्रीक्वेंसी हमारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, टाइम पीरियड टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, लेंथ और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि मींस अगर इनिशियल लेंथ, इनिशियल फ्रीक्वेंसी n1 है, फाइनल फ्रीक्वेंसी n2 है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो हम यहां से लिख सकते हैं t1 अपॉन t2 इंटू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर कितना आएगा, इंटू L2 अपॉन L1 इंटू R2 अपॉन R1। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मीन्स तनाव को 3 गुना कर दिया जाता है। मीन्स पहले अगर तनाव 1 था, अगर पहले तनाव 1 था तो अब कितना हो गया, बढ़ के 3 गुना हो गया है। तो यहां से मैं लिखना चाहूंगा कि मीन्स N1 अपॉन N2, आवृत्तियों का रेशो क्या बनेगा, दैट इज पहले तनाव 1 था तो अब कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, दैट इज 1/3 इंटू लंबाई और व्यास को भी क्या कर दिया गया है, 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो पहले अगर लंबाई 1 थी तो अब कितनी हो गई है, बढ़ के 3 हो गई है, इनवर्स है तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा 3/1। पहले व्यास हमारा 1 था तो अब बढ़ा के कितना कर दिया उसको, 3 गुना, तो त्रिज्या भी हमारी बढ़ जाएगी सेम अनुपात में, तो कितना होने वाला है, 3/1। तो सॉल्व करते हैं इसको, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से √3 को मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना बनाएगा, ये 3√3 बनाने वाला है। तो फाइनली यहां से हमारा क्या बनेगा, फाइनली हमारा आवृत्तियों का रेशो क्या बनने वाला है, N1 अपॉन N2 बराबर 3√3:1। तो हमें नई आवृत्ति पूछी है, N2 का वैल्यू पूछा है, तो यहां से N2 कितना हो जाएगा, N2 बराबर N1 अपॉन 3√3, दैट इज N1 का वैल्यू हमें कितना गिवन है, N गिवन है, तो N अपॉन 3√3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इसमें, राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, एक बार आप इसको रीड कीजिए। क्वेश्चन हमारा बेसिक टिक लगाने वाला ही क्वेश्चन है। द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ एनी सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ इज, पृथ्वी पर किसी भी साधारण लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना हो सकता है। तो इसको हमें याद रखना है कि मीन्स आवर्तकाल कैसा होता है, T बराबर 2π√L/G। अगर लंबाई को मैं इनफाइनाइट कर देता हूं कि मीन्स अनंत लंबाई का, इफेक्टिव लंबाई उसकी प्रभावी लंबाई कितनी कर देता हूं मैं, अनंत कर देता हूं, तो आवर्तकाल हमारा अनंत हो जाना चाहिए, लेकिन आवर्तकाल हमारा अनंत नहीं होता है। कितना होता है हमारा, 84.5 मिनट। इसी तरीके से अगर मैं सेंटर पे चला जाता हूं तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। 0 होने के कारण आवर्तकाल कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होता है। कितना होता है, 84.5 मिनट। तो इसको याद रखना है, बाई हार्ट कर लेना आपको कि मिस पृथ्वी पर कभी भी हमारा टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट नहीं होता है। वो कितना होता है, मैक्सिमम 84.5 मिनट, इतना इसका टाइम पीरियड रहता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन हमारा थर्मोडायनेमिक्स से है। स्टूडेंट आज सारे के सारे क्वेश्चन कैसे थे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे और कुछ अप्रोच वाले क्वेश्चन थे, कि मीन्स हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी वहां से पूछा जाता है। अभी जो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। इन अ कार्नोट इंजन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज 1000 केल्विन एंड एफिशिएंसी इज 70%। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। सिंक का हमें यहां पर इसमें तापमान पूछा है। एक कार्नोट इंजन में स्रोत का तापमान 1000 किलोग्राम है, 1000 केल्विन है। इंजन की दक्षता 70% है, तो सिंक का तापमान क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि मीन्स जब भी हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में तो एफिशिएंसी हमारी कैसे गिवन रहती है। एफिशिएंसी हमारी गिवन रहती है N बराबर एफिशिएंसी कितना गिवन रहेगा, एफिशिएंसी गिवन रहेगी 1 - T1 अपॉन T2 से हमारी T2 अपॉन T1 से हमारी एफिशिएंसी गिवन रहती है, जहां पर T2 क्या हमारा टेम्परेचर ऑफ सिंक और T1 क्या हमारा टेम्परेचर ऑफ सोर्स।
वैल्यूज हमें गिवन है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमें कितना गिवन है 1000, वो भी किस में गिवन है हमें केल्विन में गिवन है, तो कन्वर्जन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और एफिशिएंसी कितनी गिवन है 70% हमें एफिशिएंसी गिवन है। तो मैं पुट करता हूं इस वाले फॉर्मूला में, अगर मैं पुट करता हूं तो कितना बनाने वाला है, कितना आएगा यहां से, देखिए स्टूडेंट आने वाला है 70% हमें एफिशिएंसी गिवन है, दैट इज 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर हमें पूछा है दैट इज T2, सोर्स का टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 1000 केल्विन हमें गिवन है, कितना गिवन है 1000 केल्विन गिवन है, और ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। सॉल्व करते हैं इसको यहां से, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बनाने वाला है, तो T2 अपॉन 1000 का रेशियो कितना बना लेगा 1 माइनस 7/10, 7/10 दैट इज 10 बराबर 10 माइनस 7 दैट इज 3/10। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर आगे की तरफ, अगर मैं इसको और आगे फर्दर सॉल्व करता हूं तो कितना बनाएगा ये T2 बराबर कितना हो जाएगा 3/10 इंटू 1000 दैट इज 300 केल्विन। T2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 300 केल्विन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। तो आज के हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जिसमें हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम इसमें लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।